नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना स्नेन वाला चैप्टर कर रहा था, अपन ने यहाँ तक कर लिया था। ये गुणक्रम थे कवल एंड गंडूस के द्रव अपन ने देख लिए थे कि व्याधि कौन सी थी द्रव। अब आज करेंगे मूर्ध तेल मतलब सिर तर्पण। अब मूर्ध तेल में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सिरोअभ्यंग आता है, धारक्रम आता है, पिच्चुधरण आता है, सिरोवस्ती आता है। तो कभी आता है कि मूर्ध तेल लिखो, तो मूर्ध तेल का मतलब होता है कि भाई इन चारों के बारे में वर्णन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सिर प्रदेश पर तेल आदि से तर्पण या स्वेदन करना, इसे मूर्ध तेल या सिर तर्पण कहते हैं। कि भाई या तो स्नेहन करो या तर्पण करो। किसमें? सिर प्रदेश। सिर प्रदेश में क्या होता है, अपने गर्दन से जो ऊर्ध्वांग हिस्सा, गर्दन से ऊपर वाला, उसमें सारा चीजें आ जाती हैं। अब मूर्ध तेल के लाभ क्या है? प्रतिदिन तेल स्नेहन से सिरसूल नहीं होता, यदि होता है तो उसका नाश होता है। पहले तो अगर अपन डेली क्या कर रहे हैं, तेल स्नेहन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, सिर में दर्द नहीं होगा। अगर हो रहा है किसी व्यक्ति के दर्द हो जाए तो उसका नाश हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। अकाल खालित्य पालित्य मतलब बाल जो झड़ते हैं, सफेद होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। केस दीर्घ दृढ़मूल व कृष्णवर्णी होते हैं, जो बाल होते हैं वो बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और काले होते हैं। सर्वोत्तम गुण सुख कारक निद्रा लाभ, मतलब जो सबसे अच्छा बेस्ट गुण क्या है, सिर प्रदेश में अच्छी नींद आती है। कोई व्यक्ति को अगर बेचैनी होती है, अगर नींद नहीं आती, तो उनको क्या करना चाहिए, मूर्ध तेल मतलब सिर पे स्नेन या स्वेदन कराना चाहिए, उनको अच्छी नींदें आ जाएंगी। काल गुण क्रम के अनुसार मूर्ध तेल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिरोभ्यंग, दूसरा है धारक्रम, तीसरा है पिच्चुधरण, चौथा है सिरुबस्ती। एक एक के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिर प्रदेश पर देखो, यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं सिरोभ्यंग की। सिर प्रदेश पर तेल से संवहन मालिश करना सिरोभ्यंग है। मतलब अपन ने अभी देखो संवहन का मीनिंग अच्छे से मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? यहाँ पे देखो, हाथ से धीरे धीरे थपकी मारना, ये तो है आह्वान। और अधिक बल का प्रयोग न करते हुए शरीर को मलना क्या है, संवहन। तो यही बात है यहाँ पे, यही लिख रहा है, यही वर्ड है कि सिर प्रदेश पर तेल से संवहन मालिश करना सिरोभ्यंग है। सिरोभ्यंग के लिए मंद सुकोष्ण तेल का प्रयोग करना चाहिए। मंद सुख उष्ण मतलब ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मामूली हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। सिरोभ्यंग से सिरोरोग नाश, बालों में मृदा, सिर प्रदेश इंद्रियों का स्थान होने से इंद्रियां उत्तम कार्यकारी। अब इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी सिर प्रदेश में दर्द होता है वो सारी चीजें अपन को नष्ट हो जाएंगी। सिर प्रदेश में इंद्रियों का स्थान, जितनी भी अपनी इंद्रियां, पंच इंद्रियां वहां सिर प्रदेश में रहती हैं। ठीक है, वो सब क्या उत्तम, अपन जैसे आंखों से अच्छा दिखेगा, कानों से अच्छा सुनेगा, ठीक है, गंध एकदम अच्छी आएगी आपको, मतलब आपकी जो घ्राण शक्ति है वो भी अच्छी हो जाएगी। जितनी भी ये पंच इंद्रियां वो जो काम है वो अच्छे से काम होगा। दूसरा था धार से, ये अपन आगे अगले पेज पे पढ़ेंगे, लेकिन पहले करते हैं पिच्चू धारण। पिच्चू धारण क्या है? पिच्चू धारण से मीनिंग एक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो इसमें, एक मिनट में बता देता हूँ। पिचू के इस्पात स्फुटन धूप नेत्र स्तंभ। अब ये एक मिनट रुकना, कार्यक्रम हो गया, कौन सी जगह का श्लोक है, बस मुझे ये देखना है। हाँ, ये रहा, पिचू के इस्पात स्फुटन धूप नेत्र स्तंभ। ये अष्टांग हृदय, तभी मैं सोच रहा हूँ ये सूत्र चरक में तो नहीं है, तभी मेरे को याद नहीं है, क्योंकि अष्टांग पीजी प्रिपरेशन में कम स्टडी करते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 22वां चैप्टर का 25वां श्लोक है ये। ओके, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको देखा बुक से अभी। पिचू के इस्पात स्फुटन धूप नेत्र स्तंभ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 22वें चैप्टर का 25वां श्लोक है। अब ये यहाँ पे लिखा कि कार्पास खंड मतलब जो रोई का कूटन हो, मतलब कॉटन होता है ना, कॉटन जो अपन किसी भी चीज को साफ करते हैं, वो कॉटन की बात कर रहा है। कर्पास मतलब कपास का जो खंड, मतलब एक रुई का फोवा, तेलाक्त या घ्रंथाक्त करके सिर प्रदेश ब्रह्मरंध्र पर धारण करें। कहने का मतलब है कि रुई है, रुई का एक कॉटन का जो फोवा ले लिया, उसको तेल में भिगो लो या घी में भिगो लो। घी में भिगोने के बाद में अपने जो सिर का जो ब्रह्मरंध्र जहाँ पे चोटी होती है ना, बोलता है कि एक तरफ से चोटी है, उस चोटी पे रखना एक तरीके से ना। केश पात सिर प्रदेश में स्फुटन, त्वचा का फटन, सिर पर वर्ण व नेत्र स्तंभ, यह उपक्रम उपयुक्त होता है। भाई कौन कौन सी डिजीज में? केश पात, किसी के बाल गिर रहे हो, किसी की त्वचा मतलब स्काल्प पे, उसका मतलब ना कि भाई डेंड्रफ हो रहा है उसमें, सिर पे वर्ण कोई घाव हो गया, नेत्र स्तंभ, नेत्रों में आंखों की डिजीज है, उनमें भी ये फायदेमंद होता है। आगे देखते हैं। अब जो दूसरा था अपना धारक्रम, ये वाला अपन इसको पढ़ते हैं। अपन धारक्रम यानी सेक, इसको सेक भी बोल दो चाहे धारक्रम बोल दो, एक ही बात है। धारक्रम सेक, किसी भी द्रव पदार्थ या औसत द्रव
युक्त द्रव पदार्थ को शरीर पर, सिर पर धारा के रूप में गिराना, प्रयोग करना धार क्रम कहलाता है। धार क्रम नाम से पता चल रहा है, जैसे कि ये अभी इसमें पूरा डिटेल बताएंगे। ये इसमें द्रव है, धीरे धीरे बूंद बूंद या एक धार के रूप में सिर प्रदेश पे गिर रहा है। ओके, वही चीज है। यह एक प्रकार का बाह्य मृदु स्नेहन है जिससे रोगों का शमन होता है। तो क्या है, ये एक बाह्य प्रकार का मृदु स्नेहन है जिससे रोगों का शमन हो रहा है। प्रकार दो प्रकार का होता है, एकांग धारा, सर्वांग धारा। शरीर के किसी एक अंग विशेष पर धारा गिराना एकांग धारा कहलाता है। सिरोधारा, नेत्र धारा, जैसे कि भाई नेत्र पे गिरा दो तो नेत्र धारा हो गई, सिर पे गिरा दो तो सिरोधारा, मतलब एक अंग पे, विशेष अंग पे, लेकिन पूरी बॉडी पे आपको कराना है। शरीर पर धार गिराना मतलब पिंड चिल, मतलब पूरी बॉडी पे ही आपको, जैसे हाथों पे, पैरों पे, पीठ पे, उदर पे, सिर पे, हर जगह आपको पूरे शरीर पे ये गिरानी है। पूरे शरीर का सर वो करना है, स्नेहन करना है। किससे? मृदु स्नेहन करना है। तो हम धार क्रम का यूज कर सकते हो। अब ये औसत द्रव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? स्नेह धारा, क्षीर धारा, तक्र धारा, जल धारा, कसाय धारा, कि भाई कौन सा प्रकार का स्नेह यूज हो रहा है उस आधार के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। तो उनकी बात करते हैं अपन। पहली है स्नेह धारा। इसमें औसत द्रव को तेल या घृत से सिद्ध करें। स्नेह धारा मतलब कोई भी औसत द्रव, अब जैसे कि शुद्ध एक तो प्योर होता है, अच्छी स्नेह, मतलब प्योर तेल हो गया, प्योर बसा हो गया, प्योर मज्जा हो गई, प्योर घी हो गया। लेकिन औसत सिद्ध, इसमें कोई डिजीज के अनुसार, जैसे किसी को अलग अलग डिजीज है, वात दोष की अलग डिजीज है, पित्त की अलग डिजीज है, कफ की अलग, तो उसके अनुसार स्नेह लेको उस स्नेह को औसत द्रव से को तेल या घृत से सिद्ध करें, या तिल तेल या गोघृत का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो कि प्योर तेल लेना तिल तेल लो, अगर प्योर घृत लेना गोघृत लो, लेकिन किसी मान लो अगर दोष के अनुसार लेना है तो उसमें ये ले सकते हो। फिर है क्षीर धारा। इसमें औसत द्रव को दुग्ध से सिद्ध किया जाता है या केवल दुग्ध धारा के रूप में, मतलब कोई भी औषधि को दूध के साथ सिद्ध करना वो क्षीर धारा में, या फिर ओनली प्योर दूध। तक्र धारा, औषध को छाछ से सिद्ध किया जाता है। तक्र यानी छाछ, अपन छाछ आता है ना घी निकालने के बाद में, दही से, जो दूध से दही जम जाए, दही से फिर अपन छाछ बनाते हैं, ठीक है। फिर घी अलग कर लेने के बाद जो छाछ बनता है वो तक्र धारा। फिर है जल धारा। सुकोष्ण जल मतलब सुकोष्ण गुनगुने पानी से धारा के रूप में, ठीक है। कसाय धारा, औसत द्रव के कवात का प्रयोग, मतलब कवात बनाते हैं ना अपन, सारंग संहिता में आपने पढ़ा होगा जब सेकंड ईयर में, कवात कैसे बनाते हैं। ओके, कसाय धारा, औसत द्रव के कवात का प्रयोग। उपयुक्त सभी धार क्रमों का सिर पर प्रयोग करने पर यह सभी सिरोधारा का ही प्रकार है, मतलब कोई भी ये चारों, 1 2 3 4 5 है, पांचों कोई भी प्रयोग करो, ये सब क्या है? सिरोधारा के ही प्रकार है। अपन अब बात करेंगे सिरोधारा को अच्छे से पढ़ते हैं। सिर पर विशेषतः कपाल प्रदेश पर औषधि, क्वाथ, दूध, छाछ, इच्छुरस, घी, तेल इत्यादि से विशिष्ट प्रकार से धारा छोड़ना सिर से कहलाता है। इसे ही सिरोधारा कहते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पे नाम आ गया ना कि दूध, छाछ, इच्छुरस। अब आप बोलो सर इच्छुरस तो यहाँ पे आया ही नहीं, कि भाई तभी तो अपन ने संख्या नहीं दी कि 5 है कि 6। भाई जो भी आप ले रहे हो, कोई भी आप मतलब द्रव ले रहे हो, उसके आधार पर उसका नाम पड़ जाएगा। इच्छु, घी, तेल इत्यादि, मतलब इस प्रकार से विशिष्ट जो भी रोग की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप यूज ले सकते हो। तो यह बोल रहा है कि सिर पर विशेषतः कपाल प्रदेश पर औषधि कि एक विशिष्ट प्रकार से धारा को छोड़ना, मतलब कंटिन्यूसली या बूंद बूंद के रूप में अलग अलग डिजीज में अलग अलग रहता है। तो धीरे धीरे गिरता रहता है, उससे क्या स्वेदन होता रहता है, स्नेहन होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिरोधारा में प्रयुक्त उपकरण। अब देखो क्या क्या उपयुक्त है। पहला है धार पात्र। सिरोधारा के लिए विशिष्ट पात्र का उपयोग जिसे धार पात्र कहते हैं। यह स्वर्ण, लोह, पीतल, ताम्र, स्टील, लकड़ी और मिट्टी का बना होता है। इस पात्र का मुख चौड़ा, नीचे की ओर गोलाई में सिकुड़ा हुआ तथा 2 प्रस्थ द्रव की कम से कम कैपेसिटी होनी चाहिए और गहराई में ये 6 इंच का होता है। अब इसमें मीनिंग क्या है कि भाई ऐसा एक होता है, एक मतलब खार पात्र होता है जो अपने ऐसे मान लो, ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसमें क्या है, ये लिक्विड भरते हैं, नीचे इसके क्या छेद लगा रहता है, आगे बताएंगे। और इसमें से धीरे धीरे इसमें अपन लिक्विड भर दिया पूरा, और इसमें से निकलता रहेगा, ये लटक दे जाता है ऊपर स्टैंड पे। पूरी चीज बताएंगे। स्टैंड से यहाँ पे व्यक्ति लेटा रहता है ऐसे, मान लो ये इसका, देखो ड्राइंग पे मत जाना, ये व्यक्ति का सिर है, तो सिर पे ये गिरता रहता है, बूंद बूंद यहाँ से सिर के ऊपर गिरता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भाई इसकी, अब ये है ना, ये पूछी जाती है कि धार पात्र कितना, भाई कितने इंच का होता है, कब से मिनिमम कैपेसिटी कितनी होती है। 2 प्लस द्रव मतलब कम से कम ऑलमोस्ट 2 लीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए। धार पात्र के नीचे तथा ना भाग में कनिष्ठ अंगुलिक अग्र भाग प्रविष्ट हो सके इस तरह का 20 mm परिणाम का छिद्र होता है, जो बिल्कुल मध्य में होता है। मैंने अभी बताया था ना कि भाई ये जो अपना पात्र है, इसके बिल्कुल नीचे ये एक छिद्र होता है जिसमें अपनी कनिष्ठ अंगुली, जो छोटी उंगली बनती है चिटकी, जिसको मतलब इसके अग्र भाग घुस जाए उसमें, इतना उसमें थोड़ा छिद्र होना चाहिए। इस छिद्र के ऊपर वर्तुलाकार लकड़ी या धातु निर्मित कप के आकार का छिद्र युक्त पात्र इस प्रकार रखा जाता है कि जिससे इसका छिद्र तथा धार पात्र का छिद्र दोनों समांतर में हो। इस पात्र के स्थान पर नारियल का
बराबर आधा कटा हुआ कवच भी ले सकते हैं। कि भाई किसी के पास मान लो कि भाई सोने, लोहा, लकड़ी ये नहीं है, तो नारियल का खोला आसानी से मिल जाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। नारियल का खोला ऐसे काट लो, उसमें से यहाँ पे क्या इसमें लिक्विड भरा जाएगा, इसमें छेद कर लो, ये धीरे धीरे गिर सकता है, क्योंकि गरीब आदमी भी यूज करना चाहता है ना, तो वो कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस छिद्र के वर्तों का लकड़ी या धातु निर्मित कप के आकार का छिद्र, देखो ये अपन ने बनाया था ऐसे, यहाँ पे ये जो इसका छिद्र और धारपात्र का छिद्र ना वो एक होना चाहिए ऐसे, ताकि इसमें ओके जो लिक्विड आए बिल्कुल सीधा आ जाए, परेशानी ना हो। अब देखो यहाँ पे अब आता है धारवर्ती। यह रुई या कपड़े की बनी इस वर्ती का एक भाग धारपात्र के छिद्र में इस तरह लगा होता है जिससे धारपात्र का छिद्र पूर्णतः बंद न हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा तथा सतत धारा युक्त द्रव छिद्र से उत्तर सके। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपन ने ये बनाया, ये धारपात्र हो गया, ये कपसा बना दिया, यहाँ पे इसको छेद कर दिया, तो इसमें रुई फंसा देते हैं ताकि कंटिन्यूसली एक साथ स्पीड से नहीं आए। तो अब रुई से क्या है कि रुई में क्या होता है कि छिद्र होते हैं छोटे 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 छोटे, उसमें से क्या इसने निकलने लग जाएगा धीरे धीरे रिस के, और यहाँ से एक धार बन जाएगी, धीरे 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 निकलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो एक कपास तो रुई या कपड़े की बनी होती है, उसमें सो के थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है वो, ताकि एक साथ बाहर ना निकले, टाइम लगे और धीरे धीरे उसका स्नेन होता रहे रोगी का। भर्ती का दूसरा भाग धारपात्र के छिद्र से उत्तर का पात्र के बाहर आतु सिर के करीब 4 इंच ऊंचाई तक लटकता रहे। देखो ये अपन ने बनाया ऐसे ऐसे, ये रहा ये आपकी इसके सर का सर है, तो ये 4 इंच ऊंचा ऐसे लटकता रहेगा, फिर यहां से गिरता रहेगा। पात्र के अंदर की स्थित वर्ती के मध्य में लकड़ी का डॉट लगा दे जिससे छिद्र बंद ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो अपन ने छिद्र बनाया था ऐसे, उसमें डॉट लगा देते लकड़ी के, ताकि मतलब क्लोज ना हो, थोड़ा सा छेद रहे ताकि उसमें से इसने आ जाए। कभी कभी क्या है कपड़े से रुई से भी बंद हो जाता है ना, तो वो बंद ना हो, तो ताकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी निकलता रहे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है द्रोणी धारा टेबल। टेबल 7 फीट लंबी, 2.5 फीट चौड़ी, 2.5 फीट ऊंची। ये आपको ये याद होनी चाहिए, ये मतलब जो है ना कितनी होती है, क्योंकि मिनिमम आपकी जो इंडिया में मोस्टली 6 फीट 1 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 10 इंच या 11 इंच इतना रहता है। तो 6.4 इंच का मैक्सिमम व्यक्ति रहता है। तो ये 7 फीट लंबी रहेगी, 2.5 फीट चौड़ी रहेगी, 2.5 फीट ऊंची रहेगी। टेबल के ऊपरी सतह दोनों बाजुओं किनारे में 2-3 ऊंचाई की दीवार वाली होनी चाहिए, जिससे टेबल पर गिरा द्रव बाहर न जा सके तथा नीचे रखे पात्र में एकत्रित हो जाए। कहने का मतलब है कि ये टेबल है मान लो, ठीक है। अभी इसकी जो ये है ना कि बाउंड्री 3-3 इंच ऊंची होती है। क्यों? क्योंकि यहां से मान लो कि ये व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है और ऊपर से इस पर वो गिर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अब यहां से गिर के इधर फैलेगा ये, तो ये 3-3 इंच ऊंची है ना, तो यहां से ये इकट्ठा होते हुए बाहर नहीं निकलेगा, और यहाँ से क्या धीरे धीरे ढलान सी होती है, तो यहाँ पे ये पत्थर पात्र रखा रहता है, तो इसमें आके इकट्ठा हो जाता है, गिर जाता है, वापस ही यहाँ पे इसको वापस ऊपर डाल देते हैं, ताकि ये प्रोसेस चलता रहता है। आपने प्रैक्टिकल किए होंगे अच्छे से, आपको पता होगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। धारपात्र स्टैंड रस्सी या चेन से बांधकर धारपात्र को स्टैंड पर लटकाया जाता है। धारपात्र की लंबाई धारपात्र की ऊंचाई इतनी रखेगी वर्ती की ऊंचाई रोगी के सिर से लगभग 4 अंगुल या 20 सेंटीमीटर रहे। ये स्पेशल ध्यान रखना, जो मेजरमेंट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिरोधारा द्रव्य से अब तक्र धारा अपन पढ़े थे ना, सिरोधारा वैसे क्षीर धारा, तक्र धारा, तो कैसे कैसे बनती है वो सारी चीज अपन देखते हैं। अब तक्र धारा है, तक्र धारा निर्माण विधि कैसे तक्र धारा का निर्माण होगा। 1 वर्ष तक धूप व वायु में सुखाए आंवले का चूर्ण 800 ग्राम लेना चाहिए। कि भाई 1 वर्ष तक आंवले, इस समय मौसम चल रहा है कि अभी तो खत्म हो गया, फरवरी चल रहा है इस समय, तो 800 ग्राम लेना चाहिए जिन्हें बीज ना हो। देखो कितने लेने हैं, 800 ग्राम, जिन्हें बीज निकाल दो उनको सुखा लो, ठीक है, फिर 800 ग्राम हो गए। उनमें 25 लीटर जल डालकर 1/6 मतलब शेष 400 ml रहे, 25 1/6 मतलब 25 लीटर का 1/6 रहे ना, तब ऐसा क्वाथ बना ले। 400 ml तक टक्कर डालकर सिरोधारा करें। अब इसमें कितनी डालनी है, 400 ml तक, मतलब जो छाछ है 400 मतलब आधा लीटर से थोड़ी सी कम डालनी है। गुणक्रम क्या है, पालित्य केसादिनम सोकल्यम, मतलब जो सफेद होते हैं ना बाल, वो होना बंद हो जाते हैं। कलम में थकान का नाश होता है। ओज क्षय में किसी व्यक्ति का ओज क्षय हो रहा है तो वो रुक जाता है। कर चरण परिपोटन मतलब हाथ पैर तलवों की दरारों का समन हो जाता है। मूत्र दोष में, मूत्र से संबंधित जो व्याधियां होती हैं उनमें भी फायदा होता है। सिर सोल में, सिर मतलब सिर में तो फायदा करेगा, सिंपल सी बात है। संधियों का शैथिल्य कम हो जाता है, जो मतलब संधियों में जो जकड़न सी हो जाती है ना, भाई काम कम कर रही है, वो भी ये ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। क्षीर धारा निर्माण विधि, इसमें औषध युक्त दूध का प्रयोग किया जाता है। बला, मूल, शतावरी, अश्वगंधा, कोई सा भी एक ले लो, कोई सी बड़ी बात नहीं, तीनों लेना है। 10-10 ग्राम भी ले लो, 30 ग्राम, या फिर एक ले लो।
30 ग्राम प्लस दूध मिलाओ 450 ml, इसमें दूध से 8 गुना क्या है जब तक, और जल मिलाओ दूध से 8 गुना, जब तक उबाले तब तक केवल दूध शेष रहे। कहने का मतलब ये है कि 8 गुना जो दूध अपन जो जल मिलाया था वो खत्म हो जाना चाहिए, इतनी देर तक उसको उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो, दूध दूध बचे। फिर इस खीर में मतलब इस दूध में नारियल पानी बराबर या मात्रा में मिलाकर सेक या क्वाथ 10 मूल क्वाथ क्षीर धारा प्रयुक्त औषधि युक्त दूध को एक ही बार में उपयोग लिया जाता है। कहने का मतलब ये कि इसको एक बार ही यूज लिया जाता है, ऐसे नहीं कि बार बार गर्म कर रहे हो बार बार डाल रहे हो, एक बार यूज लिया जाता है। और यहाँ पे इसका मीनिंग समझो, मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्षीर में नारियल पानी बराबर मात्रा में मिलाकर सेक या क्वाथ 10 मूल क्वाथ, यानी कि मतलब 10 मूल क्वाथ भी मिला सकते हैं या फिर नारियल पानी मिला सकते हैं, एक चीज आप इसमें मिला सकते हो, उसको मिला के आप उसका सेक कर सकते हो। गुणक्रम क्षीर धारा निद्रानाश में फायदेमंद है, उन्माद अपस्मार दोनों और धा में उपयोगी। ये देखो उन्माद अपस्मार और धा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है तेल धारा, चंदन बना लाक्षादि क्षीरबला तेल 10 मूल तेल असुगंधित तेल आदि का रोग व रोगी के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे कि भाई वात का है तो तिल तेल ले लो, रक्त व पित्त वाला दोष है तो घृत से ले लो, कफ वाला तो तिल तेल ले लो। वात रक्त या वात पित्त रक्त में तेल प्लस घृत संभाग में लो, कफ का अनुबंध है तो तेल से आधा घृत लो। ये क्या दोष के अनुसार है। अब ये दोष कैसे पता लगेगा, आप उसकी हिस्ट्री लोगे, आप पेशेंट का सब कुछ देखोगे, क्या हिस्ट्री है, किस प्रकार से डिजीज हुआ, कौन सा डिजीज है, वात का अनुबंध है, कफ का है, पित्त का है। तो ये यहाँ पे लिख रहा है कि वात जब डिजीज हो तो तिल तेल लो, रक्त और पित्त साथ में हो तो घृत लो, कफ हो तो तिल तेल लो, वात और रक्त या फिर वात पित्त रक्त हो तो तेल प्लस घृत संभाग में लो। ओनली कफ का अनुबंध है भाई, कोई भी साथ में कफ है, जैसे कि वात कफ है तो तेल से आधा घृत भी लेना है, ठीक है। गुणक्रम वाक व मन की स्थिरता होती, जो मतलब वचन और मन की स्थिरता होती है। बहुत सारे चंचल मन के होते हैं ना, उनमें तेल धारा से फायदेमंद होता है। शरीर का बल बढ़ता है, आपको पता ही है, भोजन में रुचि बढ़ती है, त्वचा कोमल बढ़ती है, शुक्र व रक्त का पोषण, कि भाई शुक्र का पोषण हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो शुक्र का पोषण करता है एंड धातु, तो सारे धातुओं का पोषण हो रहा है। स्वर माधुर्य और उसकी जो बोलने का तरीका वो होती अच्छी हो जाएगा। शिरोधारा विधि, अब देखो पूर्व क्रम प्रधान क्रम पश्चात क्रम, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा है। कोई भी अपन को जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो कोई भी प्रोसेस पूछी जाती है तो आपको तीनों चीजें लिखनी है, पूर्व क्रम प्रधान क्रम पश्चात क्रम। अब हमने पहले भी देखा है कि पूर्व क्रम में रोगी परीक्षण करते हैं, कौन योग्य है कौन नहीं है वो भी अपन चेक करते हैं, अयोग्य कौन है, वाइटल रिकॉर्डिंग करते हैं, कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं, फिर प्रधान क्रम करते हैं, फिर पश्चात क्रम करते हैं। वही सारी चीजें अब चलता रहेगा। ये पूर्व क्रम में क्या है, रोगी परीक्षण, बल आदि, सिर पर तेल अभ्यंग किया। योग रोगी कौन है कि वात रक्त कफ और त्रिदोष सिरसूल अनंत वातक अर्धाव वेदक सूर्य वात संसक कर्णनाद वादिर्य खालित्य पालित्य अरुंशिका अक्षी नासा रोग उन्माद अपस्मार। अब आप देखो कैसे याद रखोगे योग रोगी में कि वात पित्त कफ रक्त त्रिदोष, ठीक है। अनंतवात अर्धाव वेदक ये क्या है, और सूर्यवात ये क्या है, एक तरीके से सिर के रोग है। आपने पढ़ा है कि अनंतवात में क्या होता है, अर्धाव वेदक में क्या है, ईएनटी में अच्छे से आपने डिटेल पढ़ी है। ओके, खालित्य पालित्य और उसके मतलब जो छोटी छोटी पुंछी हो जाती है ना बालों में, वो अक्षी नासा रोग, आंख के रोग, कान नासा के रोग, उन्माद और अपस्मार। ये क्या है, क्योंकि अपनी जो गर्दन से ऊपर वाली जो डिजीज है ना मोस्टली उनमें तो अपन कराएंगे शिरोधारा, सिंपल सी बात है, तो वही वहीं के डिजीज आएंगे। अयोग्य कौन कौन से हैं, सोत अजीर्ण छर्दी मूर्छा संन्यास। अब ये अजीर्ण में क्यों है, सोत पहले ही मान लो कि उसमें सूजन आ रही है, शरीर में इन्फ्लामेशन हो रहा है और आप इसने उसका सेवन करा दो, सूजन बढ़ जाती है, ठीक है। कभी भी सूजन पे अपन तेल की मालिश करते हैं ना, सूजन बढ़ जाती है, आपने देखा होगा। तो वहां पे सेक करते हैं, मतलब सूखा सूखा मतलब एक तरीके से स्वेदन करते हैं उस पर, रुक्ष स्वेदन, मिट्टी बालू का स्वेदन करते हैं, तो वो सूजन कम हो जाती है। तो सोत में अपन को नहीं करना है। और क्या है, अजीर्ण, क्योंकि पहले अग्नि मंद है, इसने का सेवन और यूज कर रहे हो, इसने यूज कर रहे हो, तो अजीर्ण में फैलेगा। छर्दी, ठीक है, ये मतलब कफ के कारण होती है एक तरीके से, इसने बढ़ा हुआ है शरीर में। मूर्छा संन्यास ये भी एक तरीके कफ के कारण होती है, तो इसलिए इनमें ये अयोग्य है। औषध योग निर्धारण ये पूर्व कर्म ही करते हैं भाई, कितना कैसा व्यक्ति है। अगर मान लो कि व्यक्ति कमजोर है या फिर मान लो कि जो पेशेंट है तो भाई एकदम से उसकी अग्नि अच्छी है, उसकी अग्नि किस प्रकार की है, उसकी जलन शक्ति किस प्रकार की है, उसकी कितनी कैपेसिटी, वो अपनी 10वीं परीक्षा करता है ना अपन, उसके अनुसार अपन उसको डिसाइड कर देंगे। औषध योग निर्धारण कर लिया अपन ने, ये आपको प्रैक्टिकल के अनुसार आएगा धीरे धीरे। उपकरण क्या आएगा, जो अपन ने पढ़ा है, धार पात्र, टेबल, स्टोव, छोटी भगीनी, तौलिया, धार स्टैंड, द्रव्य, ठीक है, आदि, मतलब जो भी आपको यूज लेना है एकदम। जैसे स्टोव क्यों लगेंगे भाई, इसने को गर्म करना है,
भगोनी क्यों चाहिए भाई, टेबल क्यों चाहिए, स्टैंड क्यों चाहिए, वो धार पात्र क्यों चाहिए, सब आपको चाहिए होते हैं। ओके, वाइटल रिकॉर्डिंग करेंगे भाई पूर्व करने से पहले उसकी जो ब्लड प्रेशर कितना है, बी ब्लड प्रेशर कितना हो गया, पल्स रेट कितनी हो गई, ठीक है, और रेस्पिरेशन रेट कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है भाई। इसका जो सब कुछ उसका वाइटल रिकॉर्डिंग में जितनी चीज़ें आती हैं, टेम्परेचर कितना है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करके कंसेंट फॉर्म कराएंगे भाई। हम तो कर तो सही रहे हैं सब कुछ, लेकिन कुछ गलत हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो अपन कंसेंट फॉर्म कराना है। अपन करते हैं प्रदान कर्म। सिरोधारा योग आतुर को टेबल पर लेटाएं, मतलब जो भी व्यक्ति है उसको टेबल पर बैठाएं, रोगी का सिरोधारा स्टैंड के नीचे सिरोधारा के लिए निर्मित विशिष्ट भाग की ओर रहे। कहने का मतलब ये है कि भाई रोगी का जो सिर है ना, सिरोधारा स्टैंड के नीचे सिरोधारा के लिए निर्मित विशिष्ट भाग की ओर हो। ये स्टैंड है, मान लो यहाँ से लटक रहा है चैन से, ये स्टैंड यहाँ पे टेबल पे ऐसे लटक रहा है, व्यक्ति को ऐसे यहाँ पे लटाना था ताकि ये सीधा आए, इस फॉर्म में आए। बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल किया होगा, अच्छे से आपको पता होगा। इस भाग में एक काष्ठ पट्टिका होती है जिस पर नरम तकिया लगाकर सिर को उन्नत रखें, जिससे धारा द्रव नीचे पात्र में जाए। रोगी के सिर के ठीक ऊपर धारा पात्र लटकाया जाता है। आतुर की आंखों पर बड़े बड़े रुई रखकर बंधन बांधे एवं कपड़े की पट्टी को रस्सी नुमा सिर पर इस प्रकार मृदु बंधन करेगी, औसत आंख में न जाए। यानी मतलब आंखों को बचाना, आंख के ऊपर वो इसने नहीं जाना, रुई लगा दो आंखों पे, फिर उसको एक तरीके से बांध दो चमड़े से ताकि आंखों में इसने ना जाए। क्योंकि अब आंखों में तेल नहीं डाल सकते ना अपन, इसने तेल धारा तो अपन कर सकते हैं, तेल नहीं जाना चाहिए क्योंकि तेल की प्रकृति क्या है, उष्ण है, वो नुकसानदायक होती है आंखों के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रदान क्रम में आगे लिखा हुआ है, ये धार पात्र में औसत बढ़ने व परीक्षण करना है, अति शीत न अति उष्ण। ये प्रदान क्रम में चल रहा है कि भाई अपन ने अब व्यक्ति को लिटा दिया, ऐसे कैसे आंखों को बांध दिया, सब कुछ कर दिया, फिर जब धार पात्र था ना ऊपर जो उसमें स्टैंड से लटकाया था, उसमें अपन ने जैसे कि तेल से कर रहे हो, छीर से कर रहे हो, या फिर मान लो कि क्वाथ से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, वो परीक्षण करें कि ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, मतलब एकदम मीडियम टाइप का होना चाहिए जो व्यक्ति सहन। फिर एक परीक्षारक धार पात्र को पकड़ उसकी वर्ती में से धारा कपाल प्रदेश से 4 अंगुल ऊंचाई से गिराता रहे। दूसरा परीक्षारक एक को पुनः धार पात्र में डाले। दो व्यक्ति चाहिए, एक तो वो गिराता रहे, वही जहां जहां उसको गिराना है अपनी धीरे धीरे, जैसे कि सिर के ये अपना सिर का ललाट है मतलब एक तरीके से, तो इस हिस्से से गिराना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे इधर लेके जाएगा, फिर धीरे धीरे इधर से इधर लेके आएगा, उसको हिलाता रहेगा। और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जो गिर रहा है लिक्विड वो इकट्ठा हो रहा था ना, टेबल पे ऐसे बनाई थी, ऐसे टेबल बनाई थी है ना, यहाँ से निकल के जाएगा वो इकट्ठा होगा, उसको इकट्ठा करके वापस उसमें डाल देगा गर्म करके, ताकि वो बिल्कुल ठंडा ना हो, मतलब गर्म भी इतना करना है, ना अति स्निग्ध ना अति शीत ना अति उष्ण। दूसरा परीक्षण एक द्रव को पुनः धार पात्र में डाले। कुल समय 45 मिनट टू 1 घंटे करनी है भाई, उस काम को 1 घंटे तक कंटिन्यू करना है 45 मिनट से। कुल दिवस 7 दिन कंटिन्यू करनी है, 14 दिन 21 दिन 28 दिन तक प्रकृति अनुसार। भाई 7 दिन भी कर सकते हो, 14 दिन भी कर सकते हो, 21 दिन भी कर सकते हो, पूरे महीने भी कर सकते हो। ओके, कंटिन्यू कर सकते हो। काल सुबह 7 से 10 बजे का है। मध्य में रात्रि में, मतलब दोपहर को और रात्रि में धार कर्म नहीं करनी चाहिए। क्लियर। हीन योग होने पर पुनः लक्षण प्राप्त नहीं होते तो पुनः सिरोधारा करें। सम्यक योग होने पर रोग का समन, अति योग होने पर सेक रोक दें। मतलब भाई ज्यादा आहार, भाई ज्यादा स्नेहन हो गया व्यक्ति को, इसने कि उसकी इस नासा अक्षी उसमें इसने कारण में इसने ऐसा अनुभव होने लग जाता है भाई ज्यादा हो गया तो तुरंत रोक दो, कम है तो दोबारा करो, सम्यक हो जाए भाई ठीक है आपका हो गया, अब कल देखते हैं। सिरोबस्ती, फोर्थ है सिरोबस्ती। सिर पर तेल धारण करना सिरोबस्ती कहलाता है। सिरोबस्ती में तेल धारण कराने के लिए प्राणियों के चर्म से निर्मित यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसे सिरोबस्ती यंत्र कहते हैं। मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये व्यक्ति का मान लो सिर है, ठीक है, तो सिर के ऊपर क्या करते हैं, जैसे कि ये कान है तो ये कान के ऊपर ऐसे, ठीक है, एक पट्टा सा बांध देते हैं, इसमें क्या लिक्विड भरते हैं, तो इसका जो सिर का वाला पार्ट है ना ये डूबता है तेल इसने में, ठीक है, वही सारी चीज इसमें बताएंगे कि सिर तेल पर धारण करना सिरोबस्ती कहलाता है। मतलब उसको बहुत देर तक लिक्विड में भरा रहेगा वो। सिरोबस्ती में तेल धारण करने के लिए प्राणियों में चर्म से निर्मित यंत्र का उपयोग किया जाता है। आजकल तो रोबोट आ गया, लेकिन पहले क्या करता है, प्राणियों के चर्म मतलब जो खाल होती है उसके, उसका उपयोग किया जाता है, इसे सिरोबस्ती यंत्र कहते हैं। सिरोबस्ती योग रोग व रोगी, देखो कोई भी रोग हो, कोई भी मतलब कर्म हो, कोई भी आपको चले स्नान करना, स्वेदन करना, सिरोबस्ती करो, धार करना, कुछ भी करना हो, पहले कौन सा योग है कौन अयोग्य पहले वो चेक करना है अपन को, ठीक है। वस्तिषु प्रस्तुति जागरे नाशस्य शोष तिमरे शिरोरोगदस्य दारुणे। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये वही बात है कहीं से, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 22वां का 26वां चैप्टर। क्या लिखा हुआ है मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। बस्तिस्तु प्रस्तुप्ति अर्दित, बस्तिषु प्रस्तुप्त अर्दित जागरे नाशस्य शोषे तिमिरे
शिरोरोगस्य दारुणे, कहने का मतलब है कि बस्ती किसमें प्रशस्त है? अर्दित में, मतलब चेहरे का जो लखवा होता है उसमें, जो रात्रि में जागता है। नास से सोच से तिमरे, जो नासा के डिजीज हैं, सोच, तिमिर और शिरोरोग जो मतलब बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, उनमें शिरोबस्ती अपन को लगानी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अर्दित, तिमिर, अनिद्रा, दारू, नासा रोग, आस्य शोष, मतलब इन सब डिजीज में आपको शिरोबस्ती करवानी चाहिए। शिरोबस्ती यंत्र, यह चमड़े का या रेगजिन की टोपी सदृश यंत्र होता है जो सिर के आकार का परिणाम है तथा 12 अंगुल विस्तृण ऊंचा होता है। यह ऊपर व नीचे दोनों ओर से खुला होता है। ऐसे होती है खुली टोपी। ये मान लो कि चमड़ा है, इसमें क्या है, दोनों तरफ से खुला हुआ है। इसको इसको क्या है कि एक तरीके से सिर पे फिट कर देते हैं और नीचे से आटा, जैसे कि ये यहाँ पे आटा लगा देंगे ऐसे, ताकि लिक्विड लीकेज ना हो। और इसमें इसने बर्तन, ये क्या बताया इसमें कि 12 अंगुल ऊंचा होता है, ठीक है, और दोनों ओर से खिला होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 12 अंगुल ऊंचा होता है। वही आता है पूर्व क्रम करना है, प्रधान क्रम करना है, पश्चात क्रम करना है शिरोबस्ती में। तो पूर्व क्रम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पेंड, आतुर सिद्धांत, वय, बल, श्वास, जितनी भी उसकी जितनी चीज चेक कर लो, वाइटल रिकॉर्डिंग कर लो, कंसेप्ट फॉर्म करवा लो, औषध योग निर्धारण कर लो, वात में क्या करना है, पित्त में कौन सा देना है, कफ में कौन सा है। अब तो आपको रटा होना चाहिए। ये अभी एक बार समझ में आता है ना पंचकर्मा, तो आपको मजा आएगा। तो वात में क्या है? धनवंतर तेल, वला तेल, मानहाने तेल, पित्त में चंदनादि, मतलब चंदनादि या चंदनमला आदि, कफ में धतुरादि, पत्रादि या सहचारी तेल। तो आप जब डॉक्टर बन जाओगे 1-2 साल बाद में, 1.5 साल बाद में, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, इंटर्नशिप कर लोगे, तो ये ध्यान रखना वात डिजीज में कौन सा है, पित्त में कौन सा है, कफ में कौन सा है, उसी अनुसार आपको यूज लेना है। आवश्यक उपकरण शिरोवस्ती यंत्र, स्टोव, भगोनी, कटोरी, तौलिया, चम्मच, एप्रिन, कॉटन, उड़द आटा। उड़द आटा मैंने क्यों बताया? ताकि वो ऐसे अपन जब सिर उसमें फंसाएंगे तो नीचे से मान लो ढीला रहेगा, तो आटा नीचे की साइड में ऐसे चिपका देंगे ताकि वो लीकेज ना हो। पट्टी, औषध योग इत्यादि। परिचारक कितने चाहिए? 2, मतलब जो हेल्पर हैं वो 2 चाहिए। आहार मतलब लघु आहार, उसको हल्का भोजन देना है। रोगी की वेशभूषा स्वच्छ व आरामदायक होनी चाहिए, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए ऐसे कपड़े कि भाई ऐसे टाइट कपड़े नहीं हो। प्रधान विधि, सर्वप्रथम रोगी को जानू ऊंचाई वाली कुर्सी पर, सर्वप्रथम रोगी को जानू ऊंचाई वाली कुर्सी पर, 1 मिनट इसको नीचे कर देते हैं पहले, हाँ, बिठाएं। उसके सिर पर वस्ती यंत्र में व्यवस्थित कर बैंडेज से बांधकर उन्हें फिट कर दिया जाता है। आभ्यंतर भाग में रोमांच के स्थान पर मांस कल उड़द के आटे को पानी में गूंथ कर भरकर अवकाश रहित कर दिया जाता है। बाहर भी आटा लपेट दें। वही बताया मैंने कि उसको मतलब एक तरीके से सील पैक कर देते हैं ताकि कुछ भी लीकेज ना हो। फिर बंधन कर दे। बंधन इतना लंबा हो कि कान के बाजू के सिर पर घूमते हुए 7 से 8 बार लपेट में आ जाए। वही बात कर रहा है कि मैंने अभी बनाया था ना कि भाई ये व्यक्ति है, मान लो इसके जो कान है, कान के ऊपर ऐसे बांध दिया जाता है उसको। गांठ कनपट्टी पर आनी चाहिए। इस बंधन से तेल बाहर स्रावित नहीं होता। शिरोवस्ती यंत्र सिर पर अच्छी तरह आ सके इसके लिए मुंडन कर दें। कहने का मतलब है कि शिरोवस्ती कराने से पहले व्यक्ति के मतलब जो बाल हैं जितने भी उसके हटा देने चाहिए ताकि एकदम क्लीन, ताकि जल्दी से शरीर की जो स्किन है उसको अब्सॉर्ब कर सके, इसने को जल्दी और ज्यादा फायदा मिले। कभी भी शिरोवस्ती कराने जो मतलब शिरोवस्ती कराता है जो व्यक्ति, उसके जो सिर के बाल क्यों मंडवाते हैं? ताकि सिर पर अच्छी तरह का आ सके, कान इसने अच्छी तरीके से आ सके, उसका अवसोब अच्छी हो सके, उसका फायदा ज्यादा मिल सके, इसलिए उसका मुंडन करवा देते हैं। रोग अनुसार उचित तेल या औषध द्रव सुकोष्ण कर दरवी या चमचे द्वारा वस्ती यंत्र के बाजू से धीरे धीरे अंदर डाल दे। कहने का मतलब एक साथ ऐसे खाल में नहीं डाल देते बीच में, जैसे कि इसमें ये बोल रहा है, ये मान लो अपन ने डाल दिया, ये व्यक्ति के ऊपर ऐसे बांध दिया, ये व्यक्ति का सिर है, ठीक है, इसमें अपन डाल रहे हैं, तो इसके चमड़े के सारे डालना चाहिए। उसकी कोई चम्मच से ऐसे नहीं कि बीच में सीधा खोपड़ी पे डाल दिया, नहीं तो मतलब उसके जो कपाल है उस पर डाल दिया। शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो मतलब चम्मच की सहायता से, चमड़े की सहायता से डालो धीरे धीरे ताकि वो इकट्ठा हो जाए, ताकि उसको नुकसान ना हो। केस भूमि से लगभग 2 इंगल ऊंचाई तक भर दें। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये उसका सिर है, कपाल प्रदेश, तो उसके 2 उंगल ऊंची तक उसका इसने इतना भर देना चाहिए। अब यहाँ पे वस्ती धारण काल है कि वात रोग में कितनी देर तक रुकना है, पित्त रोग में क्या कब तक, कफ में कौन स्वस्थ व्यक्ति कोई करा रहा है तो कितनी देर तक। तो वात वाला कोई डिजीज है उसमें आप मान लो शिरोवस्ती कर रहे हो तो 1000 मात्रा तक, मतलब 53 मिनट तक उसको बोला कि वेट कर बैठा है कुर्सी पर आराम से रिलैक्स कर 53 मिनट। पित्त रोग में 8000 मात्रा, कफ में 6000 मात्रा और स्वस्थ में 1000 मात्रा, मतलब 5 से 6 मिनट। तो 5 से जो स्वस्थ व्यक्ति करा रहा है यार मेरे को करवानी है, मेरे को थोड़ी जो मेरी इंद्रियां अच्छे से काम करें, और तो उसको 5 से 6 मिनट ठीक है। और एक 10,000 मात्रा, 8,000 मात्रा, 6,000 मात्रा, ये आपको ध्यान रखनी है, ये AIA PGT में आती हैं। क्लियर?
प्रयोग काल लगभग 7 दिन तक शिरोवस्ती का प्रयोग काल बताया, मतलब 7 दिन आपको कंटिन्यू करनी है। शिरोवस्ती प्रक्रिया अपराह काल या सायकाल में की जाती है, मतलब अपराह काल मतलब शाम की जो 3 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसमें आपको की जाती है। ओके, तेल को कब, ये क्या लिखा हुआ है, तेल को काल तक धारण कराया जाए जब तक कि वेदना का समन हो, मतलब किस काल तक धारण कराया जाए, जब तक कि वेदना का समन हो। मुख नाक से क्लेद होने लगे, कहने का मतलब है कि मुख से, नासा से, कान से, मुख से, इनसे क्या है कि स्नेह का ऐसा लग रहा है स्नेह आ रहा है अपन को, ऐसे महसूस होने लग जाएगा, रोगी बोलने लग जाएगा, तब तक उसको धारण करना चाहिए। या फिर वेदना का समन हो कि ठीक है वेदना समन हो गई, मैं ठीक हो गया, उसको रोगी बोल देगा अब ठीक है, उसको हटा लो, तब उसको हटा देना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये तो है ही। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति मान लो कि ज्यादा मृदु कोष्ठ वाला जल्दी से हो गया तो बता देगा। बीच बीच में अधिक ठंडा न हो उसे हेतु चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल निकालकर गर्म करते डालते रहे। कहने का मतलब ये कि पूरा अमाल 53 मिनट मान लो करना है, तो बीच ठंडा हो जाएगा तो 10 मिनट में ही, तो इसलिए थोड़ा सा निकालो फिर उसको गर्म करो फिर डालो, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं करना और ठंडा भी नहीं होने देना, उसका जो टेम्परेचर उसको मेंटेन बनाए रखना है। यही है, ये जो टेम्परेचर का मेंटेनेशन है ना, ये अच्छे से आपने मेंशन किया, अच्छे से आपने वो किया मतलब प्रैक्टिकल, तो व्यक्ति जल्दी ठीक होगा। ओके, समय पूर्ण होते पर तेल निकाल देते हैं और जैसे टाइम पूरा हो उसको निकाल देते हैं। ओके, पश्चात क्रम, पश्चात क्रम में क्या है, वही पश्चात क्रम में वाइटल रिकॉर्डिंग करेंगे एक तरीके से, जितना भी टेम्परेचर क्या है उसकी बल कि पहले कितना था बाद में कितना है, उसको फायदा मिला कि नहीं मिला, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। शिरोवस्ती बाद में सिर के तेल को कॉटन से निकाल देते हैं, भाई कॉटन डुबो डुबो के, कॉटन को डुबोया तेल में, उसमें आ जाता है तेल, उसको फिर निचोड़ लो, फिर दोबारा से डालो उसमें, इस तरीके उसको निकाल लेते हैं। यंत्र को हटाकर सिर कंधे गिरवा पृष्ठ का मृदु अभ्यंग करते हैं। कहने का मतलब कि यंत्र उसको हटा दिया, पट्टे को, जो पट्टा बांधा गया था ना कान के ऊपर, उसको हटा दिया, उसके बाद में उसको थोड़ा सा अभ्यंग करते हैं कहाँ पे, सिर कंधे गिरवा पृष्ठ पे, ताकि उसको रिलैक्स मिल जाए। सिर को ढककर रोगी को निवास स्थान में निवास कराएं, कि सिर को उसको बोलो ढक के रहे, और निवास स्थान जहाँ पे डायरेक्ट हवा ना लगे, मतलब जैसे सीधे झगर चलती है ना जो तेज हवाएं, उनके संपर्क में ना आए व्यक्ति, उसको बोलो 7 दिन तक। और लघु आहार का सेवन करने को दे, मतलब उसको हल्का भोजन कराएं, जैसे यवागु, पेया, बिलेपी, खिचड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं नेत्र क्लब के बारे में। तो नेत्र क्लब के बारे में अपन अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इस क्लास में मजा आएगा, थोड़ी लेंथी क्लास हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।